Welcome to द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल. दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो. आज है 4 दिसंबर और हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे. ये न्यूज़ आर्टिकल्स हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल एक इम्पॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड है. दिस इज़ अबाउट द साइक्लोन मिचोंग. तो रिसेंटली कुछ दिन पहले इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो हमारे बे ऑफ बंगाल के साउथ वेस्टर्न रीजन में एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है और ये लो प्रेशर फर्दर इंटेंसीफाई होकर एक ट्रॉपिकल साइक्लोन में डेवलप हो जाता है. एक ट्रॉपिकल साइक्लोन इस लो प्रेशर सिस्टम से ओरिजिनेट करता है और इस साइक्लोन को नाम दिया गया है साइक्लोन मिचोंग. नाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हम बहुत ही डिटेल में हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस में डिस्कस करते हैं. वी नो कि जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये हमेशा ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं. तो अब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें सो दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ईस्ट टू वेस्ट कैसे मूव करते हैं? द रीज़न इज़ कि इस रीजन के अंदर ट्रॉपिकल एरियाज़ में ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज चल रही होती हैं और इन ईस्टर्लीज की वजह से हमारे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं. तो अगर एक लो प्रेशर सिस्टम हमारे बे ऑफ बंगाल के साउथ वेस्टर्न रीजन में डेवलप हुआ है लेकिन इसने मूव कैसे करना है? इट हैज़ टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ east to west under the influence of tropical easterlies. So as we can know कि ये जो tropical cyclone है साइक्लोन मिचोंग जब ये मूव करेगा तो आकर ये कहाँ पे स्ट्राइक करेगा? ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. एंड वही बात इस आर्टिकल में भी की गई है कि हमारी जो आंध्र प्रदेश और जो नदरन तमिलनाडु की जो कोस्ट है दैट इज़ गोइंग टू बी द एरिया जहाँ पे आकर ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये लैंड को हिट करेगा, जिस इवेंट को हम कहते हैं लैंडफॉल. अब बहुत डिटेल में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के टॉपिक को अपनी ज्योग्राफी की क्लासेस में पढ़ते हैं. यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. लैंडफॉल एक वो जियोग्राफिकल टर्म है कि जहाँ पे आकर हमारा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है जब वो लैंड पे पहुँचता है और धीरे धीरे हैवी रेनफॉल, हैवी विंड्स ये सब धीरे 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 डिसोशिएट होती हैं, डेसिपिएट होती हैं, उस टाइम को उस इवेंट को कहा जाता है लैंडफॉल. राइट. अब अगर हम इंटेंसिटी देखें तो इस साल इंडियन ओशन रीजन में कुछ 6 बड़े साइक्लोन्स की डेवलपमेंट हुई, फॉर्मेशन हुई और बे ऑफ बंगाल में ही 4 तो बे ऑफ बंगाल से ही आए हैं. दिस साइक्लोन मिचोंग इज द 4th साइक्लोन विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल. ठीक है. एंड अब हमें ये भी पता है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो कि साइक्लोन्स को नेम क्यों दिया जाता है और नेम कैसे दिया जाता है. साइक्लोन्स को नेम देना बहुत ज़रूरी है. एक तो ये कि जब आप अवेयरनेस के लिए, किसी भी तरह की प्रिपेयर्डनेस के लिए, डिज़ास्टर रिलीफ के लिए लोगों को पता हो, कुछ एक ऐसा नाम हो जो कि सबको समझ में आए कि ओके कुछ इस तरह की कैलामिटी आ रही है, उसे एक पर्टिकुलर नाम दिया जाए तो उसके लिए नेम दिया जाता है. और प्लस इट इज़ ईजी टू डिफ्रेंशिएट 2 डिफरेंट साइक्लोन्स. ठीक है. जिसके लिए हमारा जो इंडियन ओशन रीजन है यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो अपनी अपनी नामों की लिस्ट तैयार करती है और उनमें से नाम सेलेक्ट होकर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम दिए जाते हैं. जैसे कि ये जो ट्रॉपिकल मिचोंग है दिस नेम हैज़ बीन गिवन बाय म्यांमार. ये नाम कहाँ से आया है? म्यांमार से आया है. एंड द मीनिंग ऑफ मिचोंग इज़ बेसिकली स्ट्रेंथ. ये स्ट्रेंथ और रिजिलियंस को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. हम जानते हैं इसके बारे में कि पहले क्या होता था कि जब साइक्लोन्स के नेम दिए जाते थे तो ज़्यादातर फीमेल ओरिएंटेड लड़कियों के नाम से ओरिजिनेटेड नाम दिए जाते थे, जैसे कि कैंडी, सिंडी, कुछ ऐसे नाम दिए जाते थे. तो उसके बाद ये एक पूरा हमारे पास एक प्रेसिडेंट सेट होता है कि जब भी साइक्लोन्स को नेम दिया जाएगा इट हैज़ टू बी जेंडर न्यूट्रल. और इसके लिए रीजनल बॉडीज़ बनाई गई जो कि अपने अपने रीजन में साइक्लोन्स को नेम देंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड. कुछ रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स बनाए गए.
अब सिमिलरली जब हम इंडियन ओशन रीजन की बात करते हैं तो आईएमडी भी उस पर्टिकुलर रीजनल सेंटर का हिस्सा है। अब आईएमडी ने कि इंडियन ओशन को जितने भी कंट्रीज बॉर्डर करते हैं, जिसमें टोटल 13 कंट्रीज आ जाते हैं, जैसे बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, येमेन, ये सब वो कंट्रीज़ हैं जो कि इंडियन ओशन को टच करते हैं। ठीक है, अब ये सब कंट्रीज़ अपने अपने नामों की लिस्ट देते हैं और रोटेशन के बेसिस पे हर कंट्री का नाम जैसे जैसे साइक्लोन आता है उसे चूज़ किया जाता है। एंड सिमिलरली जो हमारा मिचोंग नाम है ये म्यांमार ने दिया है, विच मीन्स स्ट्रेंथ और रेजिलियंस। ठीक है जी। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम इस वीडियो में इसकी बात नहीं करेंगे। कुछ पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए जो कि आज आप रिवाइज करेंगे। सबसे पहले ये कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फॉर्मेशन के लिए वो कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। वी ऑल नो दिस कि जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारा जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। इट हैज़ टू बी मोर देन हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोरियोलिस फोर्स का होना भी ज़रूरी है। तभी हम ये बात करते हैं कि इक्वेटर पे टेम्परेचर तो हाई मिल जाता है लेकिन इक्वेटर पे फिर भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं मिलते। क्यों? बिकॉज वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स ज़ीरो है। देन इस साइक्लोन के लिए एक और फेवरेबल हमें कंडीशन ये चाहिए कि हमारी जो वर्टिकल विंड स्पीड है उसमें बहुत ही कम वेरिएशन होना चाहिए। देयर हैज़ टू बी वेरी स्मॉल वेरिएशन इन आवर वर्टिकल विंड स्पीड। प्लस एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर सिस्टम अगर पहले से मिल जाए तो ये भी फेवरेबल कंडीशन है। जैसे कि अभी भी हमने यही बात की कि कुछ टाइम पहले एक लो प्रेशर बना था बे ऑफ बंगाल में और यही लो प्रेशर फर्दर इंटेंसीफाई हो गया इनटू अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। जैसे कि सिमिलरली ITCZ आपका जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है ये एक फेवरेबल रीजन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। एंड लास्टली कि हमारे पास अगर सी लेवल पे लो प्रेशर बन रहा है तो जो आपका अपर लेवल है, अपर सी लेवल का जो सिस्टम है वहाँ पे डाइवर्जेंस होनी चाहिए, यानी कि वहाँ पे हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होना चाहिए। कुछ ही कंडीशंस जो हैं हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन की ये आपको क्लियर होनी चाहिए। प्लस मेंस पर्सपेक्टिव से नेमिंग ऑफ द साइक्लोन ऑल्सो गेट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी। और साइक्लोन मिचोंग की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के कुछ एरियाज़ में रेड अलर्ट भी इशू कर दिया गया है क्योंकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, देखिए जब हम साइक्लोन टर्म ही जब हम यूज़ कर रहे हैं वी नो कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कंडीशन है, एक स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग सिस्टम है जिसके सेंटर में लो प्रेशर बना हुआ है। इसके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स, स्ट्रॉन्ग सर्जेस और हैवी रेनफॉल आती है। ठीक है, ये जनरल टर्म हम यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास हालांकि अलग अलग टाइप्स हैं साइक्लोन्स के, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन, दैट यू नो ऑलरेडी। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे नेमिंग ऑफ द साइक्लोन एंड किस तरीके से अलर्ट्स दिए जाते हैं ये सब टॉपिक्स अपने GS पर्सपेक्टिव से रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडिया मालदीव्स रिलेशन से रिलेटेड है। सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड की बात करते हैं। हमने कुछ ही दिन पहले, कुछ वीक्स पहले इस इशू की बात की थी। सो बेसिकली मालदीव्स में हमने देखा कि इलेक्शंस हुए और मालदीव्स को एक न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट मिल चुकी है एंड नाउ मालदीव्स न्यू प्रेसिडेंट इज़ मिस्टर मेजू। मिस्टर मेजू की जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था तो उनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था दैट वाज इंडिया आउट। ठीक है, एंड जिसे लेकर लगातार हम इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस का फ्यूचर क्या होगा, क्या प्रोस्पेक्ट होगा, इसकी डिस्कशंस हम लगातार कर रहे थे। चलिए, वहाँ पे न्यू गवर्नमेंट बन जाती है एंड मिस्टर मेजू की जब स्वर्निंग सेरेमनी होती है तब वो इंडियन गवर्नमेंट को फॉर्मली रिक्वेस्ट करते हैं कि मालदीव्स के अंदर जो इंडिया के मिलिट्री पर्सोनल्स हैं, विच आर अप्रॉक्सीमेटली 75 इंडियन मिलिट्री के ऐसे पर्सोनल्स हैं जिनको मालदीव्स में पोस्ट किया गया है, जो कि मालदीव्स में स्टेशनड हैं, कि आप उनको फॉर्मली मालदीव से रिमूव कीजिए। अब यहाँ से हमने ये, अब आपको याद आ गया होगा हमने कुछ वीक्स पहले इसकी बात की थी ना। पहला क्वेश्चन ये था कि इंडिया के मिलिट्री पर्सोनल्स मालदीव्स में कर क्या रहे हैं,
तो वो भी हमने देखा था कि हमारा वहाँ पे जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनकी ऑपरेशंस के लिए जो इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स को डिप्लॉय किया गया है, वहाँ पे स्टेशन किया गया है। और ये जो हमारे हेलीकॉप्टर्स और जो एयरक्राफ्ट्स हैं ये मालदीव्स को ही असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं उनके ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस में, राइट। सो कीपिंग दैट इन सेपरेटली, तो मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने ये फॉर्मल रिक्वेस्ट की थी, ये हमने लास्ट बात करी थी, ओके। अब क्या हुआ, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जो दुबई में COP28 चल रही है, इसके क्लाइमेट समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मालदीव्स के प्रेसिडेंट की मुलाकात होती है, जिसके बाद अब मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने ये कहा है दैट इंडिया हैज़ एग्रीड the request of Maldives to withdraw the 75 Indian military personnel who were stationed in the Maldives. ठीक है, ये बात मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने कहा है कि इंडिया ने हमारी रिक्वेस्ट मान ली है और वो मालदीव से जो 75 जो हमारे मिलिट्री पर्सोनल्स वहाँ पे पोस्टेड हैं उनको जल्द ही विड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस तरह की डेवलपमेंट के ऊपर कमेंट नहीं किया है। किसी भी तरह का हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या कोई इशू ऐसा नहीं आया है जिसमें डायरेक्टली ये रीड आउट मिल जाए कि हाँ जी, कि इंडिया ने ये कंफर्म कर दिया हो कि अब हम हमारे 75 इंडियन पर्सनल्स को वापस बुला रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट है, जो दावा है, ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने किया है, ठीक है। ये वैसे भी एक कंटेंशियस इश्यूज बना ही हुआ था जब से म्यूज़ो ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीते हैं, तब से यही इशू, इसी चीज़ का रोना लगातार चल रहा है कि जो इंडियन पर्सोनल्स हैं जो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, डिज़ास्टर रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं, उनको मालदीव से बाहर बुलाया जाए। लेकिन अभी तक हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने और किसी गवर्नमेंट सोर्सेज ने ये कंफर्म नहीं किया है, इसके ऊपर कोई कमेंट अभी तक नहीं आया है। सो वी विल सी कि इसे लेकर हमारे पास फॉर्मल अनाउंसमेंट या क्या हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसके ऊपर कमेंट करती है। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल अगैन एक जियोफिजिकल फिनोमेना के बारे में है। इट इज़ अबाउट एन एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडोनेशिया, दैट इज़ माउंट मिरप्पी। ना 2020 से ही देखें, इवन इस साल की भी अगर हम बात करें तो माउंट मिरप्पी इंडोनेशिया का काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा है। वैसे भी मिरप्पी का जो मीनिंग है दैट इज़ माउंटेन ऑफ फायर, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में तकरीबन 130 एक्टिव वोल्केनोज हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो है मिरप्पी, एंड देयरफॉर माउंटेन ऑफ फायर जो नाम इसे मिला है वो इसे जस्टिफाई भी करता है। एंड काफ़ी ज़्यादा हाइट है इसकी, इट हैज़ वेरी स्टीप स्लोप्स ऑल्सो, और इसके लोअर साइड्स पे वेजिटेशन भी है। लोकेशन अगर हम देखें तो ये जो जावा है, इंडोनेशिया का जो जावन आइलैंड है, उसके सेंटर में लोकेटेड है, ठीक है। एंड इससे पहले अभी जो एक्टिविटी चली रही है, इससे पहले ये 2010 में बहुत सिग्निफिकेंटली यहाँ पे इरप्शन हुई थी एंड डिवास्टेटिंग भी थी। बहुत से लोगों की डेथ यहाँ पे हुई थी, मैनी पीपल हैड टू इवैक्यूएट एज वेल। लेकिन इस साल तो ये लगातार एक्टिव रहा ही है और दोबारा से माउंट मिरप्पी में इरप्शन देखने के लिए मिली है। अब देखें यहाँ से, जैसे कि जब मैं कह रही हूँ कि इंडोनेशिया में 130 वोल्केनोज हैं, तो इसका मतलब क्या है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी क्यों है? आंसर आपको पता है, कुछ ही दिन पहले वीडियो में भी बात की थी, बिकॉज इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर लोकेटेड है। रिंग ऑफ फायर जिसे हम सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं, जो कि ऑल अलोंग द पैसिफिक ओशन मूव करती है, प्रेजेंट है। और इस बेल्ट पे इतनी ज़्यादा प्लेट इंटरेक्शंस होती हैं, इतनी ज़्यादा बाउंड्रीज़ हैं। कहीं पे पैसिफिक प्लेट है, कहीं पे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, नास्का प्लेट, कोकोस प्लेट, फिलीपींस प्लेट्स, इतनी प्लेट्स हैं, इतनी प्लेट बाउंड्रीज़ हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द prominent region when it comes to active volcanoes and earthquake, ठीक है। तो इसीलिए इंडोनेशिया भी इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर प्रेजेंट है और इसीलिए ये इतना ज़्यादा एक्टिव है। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल एक इम्पॉर्टेंट सोशल इशू अडल्ट्री से रिलेटेड है। नाउ अडल्ट्री काफ़ी टाइम से ये जो इशू है ये लाइमलाइट में है ड्यू टू वेरियस रीजंस। आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स, जो कि बेसिकली जो 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल्स आ रहे हैं जिससे कि हम आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस को रिप्लेस करने वाले हैं, उसे वो एग्जामिन कर रही थी। और इस दौरान पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने ये रिकमेंड किया कि अडल्ट्री को क्रिमिनलाइजेशन इसकी होनी चाहिए, या फिर आप कह लीजिए कि अडल्ट्री को रिक्रिमिनलाइजेशन कर दीजिए, लेकिन ऑन द जेंडर न्यूट्रल बेसिस। अब इस चीज़ को समझिए आप। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था ऑन द ग्राउंड्स कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन करता है, क्योंकि इससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली हमारा जो आईपीसी है उसका सेक्शन 497 अडल्ट्री से डील करता था, एंड इट ओनली पीनलाइज्ड मैरिड मेन। ठीक है, एंड जब इट रिड्यूस्ड कि ये जो लॉ था अडल्ट्री का, ये सिर्फ और सिर्फ मैन के ऊपर अप्लाई होता था। और दूसरा बड़ा यहाँ पे इशू ये था कि ये लॉ वाज बेसिकली रिड्यूस टू मैरिड वीमेन टू बी अ प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड। तो इसी को देखते हुए 2018 में ये जो सेक्शन 497 था आईपीसी का, एक फेमस केस है हमारे पास, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो इस केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस 497 सेक्शन को रिवोक कर दिया था, जिसके बाद अब हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने ये रिकमेंडेशन दी है कि अडल्ट्री को क्रिमिनलाइजेशन करना चाहिए, बट ऑन जेंडर न्यूट्रल लाइंस, मतलब मेन और विमेन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। दोनों के ऊपर ये अडल्ट्री का जो क्लॉज है इसे क्रिमिनल ऑफेंस बनाना चाहिए। तो उसे लेकर ये पूरी डिस्कशन आज के इस न्यूज़पेपर में की गई है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।